नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इसमें देखते हैं भारत में जो यूरोपीय आए हैं उनके आने का क्रम क्या है। सबसे पहले कौन आया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आया है, तो इस क्रम को देखेंगे। तो देखते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डैन और फिर फ्रांसीसी। दोस्तों एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बताइए जो यूरोपीय लोग भारत में आए हैं उनके आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैन और उसके बाद फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन और आखिर में फ्रांसीसी लोग। ठीक है, देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन सबसे पहले पुर्तगाली आए मई 1498 में। पुर्तगाली वास्को डिगामा उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया? वास्को डिगामा आया। कब? मई 1498 में। उत्तमाशा केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा। वास्को डिगामा एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम अब्दुल मजीद था, उसकी सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो है एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम अब्दुल मजीद था, उसकी सहायता से भारत का जो कालीकट बंदरगाह है वहां पर पहुंचा। अब इसमें देख लेते हैं जो ये केप ऑफ गुड होप है ये कहां पे है। देखिए ये है, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। तो ये यहां से इन्होंने चलना शुरू किया और ये यहाँ पे जो ये जगह है साउथ अफ्रीका के नीचे, यहाँ पे गुड होप है, यहाँ से चक्कर काटते हुए और ये केरल में ही है कालीकट। ठीक है, तो केरल का जो कालीकट तट है जो बंदरगाह है वहां पर ये पहुंचे। ठीक है, तो ये है वो केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नीचे पे। ठीक है, यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप। इसका चक्कर काटते हुए ये यहाँ पे केरल के कालीकट जो तट है, जो कालीकट बंदरगाह है, यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, ये देखिए इंडिया में, इंडिया के मैप से समझते हैं। ये जो केरल है, ये केरल है, तो ये केरल के यहाँ पे कालीकट जो बंदरगाह है यहाँ पर पहुंचे थे पुर्तगाली। ठीक है, कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए जो वास्को डिगामा जो पुर्तगाली था उसका स्वागत किसने किया था कालीकट के तट पर। तो किसने किया था? हिंदू शासक जमोरिन ने। और यह किसकी मदद से आया था, किसकी सहायता से आया था? तो एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल हमीद। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। वास्को डिगामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। जब वास्को डिगामा भारत से मसालों को लेकर अपने देश लौटा तो वह पूरी यात्रा के 60 गुना दाम पर बिका। तो जब वास्को डिगामा यहाँ से वापस अपने देश गया तो वो जो यहाँ से मसाले लेकर गया, तो वह मसाले जब उसने अपने यहाँ पर बेचे तो उसने कितने 60 गुना ज्यादा दाम पर वहां पे उन मसालों को बेचा अपने देश में। इससे क्या हुआ? इससे इस लाभकारी घटना से जो अन्य पुर्तगाली व्यापारी थे वे भी भारत यात्रा के लिए आकर्षित हुए। तो जब पुर्तगाली व्यापारियों ने यह देखा कि वास्को डिगामा ने भारत से मसाले लाकर उसने अपने देश में जब बेचे तो उसने 60 गुना ज्यादा दाम पर उसने वो मसाले बेचे। तो इस चीज ने, इस घटना ने क्या किया, अन्य जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनको भी भारत यात्रा के लिए आकर्षित किया। अक्टूबर 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन हुआ। तो दोस्तों कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ये बन जाता है, बताइए वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया। तो अक्टूबर 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था। पहली बार तो वह आया था मई 1498 में, परंतु दूसरी बार वह आया था अक्टूबर 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की।
तो जो पुर्तगाली थे इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री है वह कालीकट में स्थापित की। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन, दोस्तों एक करेक्शन कर दीजिए, इसे मिसप्रिंट हो गया है, ये कोचीन है, कोचीन। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। ठीक है, तो जो पहली व्यापारिक कोठी है वह इन्होंने 1503 में कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। अब इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो काली मिर्च है और जो मसाले हैं इसके व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करना था। जो भी काली मिर्च है, जो भी जितने भी ये मसाले थे, इनके जो व्यापार थे उस पे एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे पुर्तगाली। यही इनका उद्देश्य था कोचीन के पास अपनी जो व्यापारिक कोठी बनाने का। ठीक है, तो देखिए मसालों में क्या क्या था, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, तो ये सभी मसाले थे। अब देखते हैं पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बताइए भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय। यदि पूछेगा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली, तब तो वास्को डी गामा आंसर होगा, परंतु यदि पूछे कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति का संचालन किया था। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बताइए जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है, इसका संचालन किसने किया? इसका संचालन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, जिसे शांत जल की नीति कहते हैं, यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा संचालित हुई थी। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो 1509 से 1515 तक भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। पहले नंबर पे तो आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरे नंबर पे जो दूसरा जो पुर्तगाली वायसराय आया वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करा दिया था। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। शुरू तो करी थी ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, परंतु इसे बंद किया, इसको जो बंद किया वह किया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। किसने छीना? 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की जो है नींव पड़ी थी। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बताइए वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का, वह माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा यह भी एक पुर्तगाली था। यह अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। कौन? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा अल्बुकर्क के बाद आने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। इसने क्या किया? इसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। किसने? नीनो डी कुन्हा जो था, इसने जो गोवा है, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट टोमे और हुगली में पुर्तगालियां बस्तियां बसाई। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उसकी हत्या कर बसीन व दीव पर अधिकार कर लिया। तो नीनो डी कुन्हा वह पुर्तगाली वायसराय था जिसने गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उससे मुलाकात के दौरान जो है उसकी हत्या कर दी और
बसीन व दीव पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और कार्ट्रेज आर्मेडा पद्धति लागू की। अब ये कार्ट्रेज आर्मेडा पद्धति क्या है? कार्ट्रेज आर्मेडा पद्धति यह एक प्रकार का लाइसेंस था। जब कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता तो उसे कार्ट्रेज लेना आवश्यक था, जिसमें क्या था, एक निर्धारित शुल्क देना होता था। तो असल में कार्ट्रेज आर्मेडा पद्धति थी क्या? यह एक प्रकार का जो है लाइसेंस था। मानो कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेज रहा है तो उसे कार्ट्रेज लेना जरूरी था, जिसमें क्या था, कार्ट्रेज में क्या था, इसमें एक निर्धारित शुल्क था जो कि देना होता था। अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्ट्रेज स्वीकार किया था। इस चीज को भी ध्यान रखना है। जो अकबर था उस समय, उसने भी कार्ट्रेज जो ये आर्मेडा पद्धति थी इसको स्वीकार किया था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर और लाल मिर्च की खेती की शुरुआत हुई। तो पुर्तगालियों का जब भारत में आगमन हुआ तो भारत में तंबाकू हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया और लाल मिर्च हो गई, इसकी खेती की शुरुआत हुई पुर्तगालियों के आगमन से। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत हुई। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, बताइए जो ये प्रिंटिंग प्रेस है इसकी शुरुआत हुई पुर्तगालियों से हुई है। तो जहाज निर्माण जो है और जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी शुरुआत भी हुई। गोथिक कला का विकास हुआ। अब देखते हैं भारत में पुर्तगाली साम्राज्य। तो जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था इसके पतन का कारण क्या था? सबसे पहला धार्मिक असहिष्णुता, जिसे रिलीजियस इनटॉलरेंस कहते हैं, यह एक सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद भारतीय व्यापारियों के साथ लूटपाट, भारतीय महिलाओं के संग वैवाहिक नीति का मराठाओं ने और मुगलों ने विरोध किया। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। हुगली को पुर्तगालियों ने क्या करेगा था, जो समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग करते थे। किसको? हुगली को। इसलिए शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इसका विवाह जो है ब्रिटिश राजकुमार जिसका नाम चार्ल्स द्वितीय था उससे हो गया। किसका? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया। चार्ल्स द्वितीय था, इसको भारत में मुंबई क्षेत्र दहेज के तौर पर मिल गया और बाद में क्या हुआ, इसने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराया 10 पाउंड पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, पुर्तगालियों की जो उपनिवेश संबंधी गतिविधियां थी वह पश्चिम की तरह केंद्रित हो गई। अब स्पेन में पुर्तगाल शामिल हो रहा है तो फिर क्या हुआ, स्पेन की जो सरकार थे उसने कंपनियों पर नियंत्रण ले लिया, जिससे क्या हुआ, पुर्तगालियों की जो उपनिवेश संबंधी गतिविधियां थी वह फिर से पश्चिम की तरफ केंद्रित हो गई। तो ये पुर्तगालियों के कुछ कारण थे पतन के। आगे देखते हैं। अब देखते हैं डचों का आगमन। पुर्तगालियों के बाद आए हैं डचों का आगमन। पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड, जिसे आज वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। तो डच कौन लोग हैं? डच हॉलैंड, उस टाइम हॉलैंड, अब तो नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो डच जो है वो नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। तो मैंने आपको बताया था मैप में, जैसा ऊपर यूरोप फिर नीचे अफ्रीका, तो अफ्रीका से होते हुए जो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में केप ऑफ गुड होप है, वहां से होते हुए यह इंडोनेशिया के सुमात्रा पर पहुंचे। कौन पहुंचा? पहला डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन। कब पहुंचा? 1596 में। प्रारंभ में डच जो है इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। तो जब डच आए तो ये क्या थे, ये इंडोनेशिया तक ही केंद्रित थे और मसाले के व्यापार से जुड़े थे। परंतु जब इनका संपर्क जो है भारत में हुआ
तब क्या हुआ, तब इन्होंने व्यापार में जो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया, जिससे इन्हें अत्यधिक लाभ मिला। तो डचों ने क्या करा, भारत से जब इनका संपर्क हुआ तो इन्होंने सूती वस्त्र है उसके व्यापार को भी शामिल किया, जिससे इन्हें अधिक से अधिक लाभ हुआ। 1605 में डचों की पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए जो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की वो कहाँ पर की। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है पूर्वी जो तट है वहाँ पे मसूलीपट्टनम में स्थापित की। यहाँ वे अपने सिक्के ढालते थे, ठीक है। तो यहाँ जो है डच लोग अपने सिक्के ढालते थे। डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिनसुरा, नागपट्टनम, कोचीन में स्थापित की थी। तो जो डच थे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ लगाई, बंगाल में लगा दी, बिहार में लगा दी, उड़ीसा में लगाई, पुलिकट में लगाई, सूरत लगा दी, कारिकल लगा दी, चिनसुरा, नागपट्टनम, कोचीन में सब में जो है अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी। इंडोनेशिया से जुड़े होने के कारण डचों की आधिकारिक व्यापारिक फैक्ट्रियां जो है वो पूर्वी तट पर स्थापित थी। तो डचों का जो है इंडोनेशिया से भी कांटेक्ट था, तो इसी कारण इनकी जो व्यापारिक कोठियां थी, इनकी जो व्यापारिक फैक्ट्रियां थी वे क्या थी, पूर्वी तट पर थी। डचों द्वारा भारत से नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। जो डच थे ये क्या करते थे, भारत से नील हो गई, शोरा हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इनका जो निर्यात है, जो इनका एक्सपोर्ट है वो करते थे। भारत से वस्त्रों के निर्यात का श्रेय भी डचों को ही जाता है। तो भारत से वस्त्रों का जो निर्यात हुआ है, जो एक्सपोर्ट हुआ है, वो इसका श्रेय भी किसको जाता है, डचों को जाता है। अब देखते हैं डचों के पतन का कारण। डचों के पतन का कारण, डच कंपनी का नियंत्रण डच सरकार के हाथ में था, जिस कारण कंपनी जो है अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बनी। तो डचों के पतन का कारण क्या था, जो डच कंपनियां थी उनका जो नियंत्रण था वो उनके सरकार के हाथ में था, जिससे जो है कंपनी जो है अपनी इच्छा के अनुसार विस्तार नहीं कर सकी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बनी। दूसरा, डचों की जो नौसैनिक शक्ति थी वह अंग्रेजों की तुलना में कमजोर थी, ठीक है। एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण वे भारत और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच मुकाबला नहीं कर सके। तो ये डच थे, इनका जो ध्यान था वो ज़्यादा द्वीपों पर अत्यधिक केंद्रित होने लगा, एशिया के द्वीपों पर, जिससे क्या हुआ, भारत में जिससे क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ मुकाबला नहीं कर सके। कौन, डच लोग। 1741 में क्या हुआ, 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने, तो त्रावणकोर का मतलब समझे, त्रावणकोर आज का तंजावुर। तो 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित कर केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। किसने, जो 1741 में त्रावणकोर, जिसे आज तंजावुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, इन्होंने कोलचाल के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया और केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। फिर क्या हुआ, 1759 में अंग्रेज व डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। अंग्रेजों के बीच और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। बाद में डचों का भारत में पूरी तरह से पतन हो गया। अंग्रेजों व डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ तो उसके बाद से डचों का जो है भारत में पूरी तरह से पतन हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन यानी अंग्रेज 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से दी ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। किस टाइम, 1599 में जो लंदन के कुछ व्यापारी थे उन्होंने पूर्व से व्यापार करने का जो उद्देश्य था इसे लेके दी ईस्ट इंडीज नामक एक कंपनी की स्थापना की। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1600 में महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, इसने एक रॉयल चार्टर जारी किया। इस कंपनी को 15 साल के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। किसने, महारानी
महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कब, दिसंबर 1600 में एक रॉयल चार्टर जारी करके जो एक कंपनी थी द ईस्ट इंडीज कंपनी, इसको 15 साल के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा। हॉकिंस कौन था? हॉकिंस फारसी भाषा का एक बहुत अच्छा जानकारी था। हॉकिंस जो है, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, ये फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था और वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बताइए, जो पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज था जिसका नाम हेक्टर था, इसका कैप्टन कौन था? तो इसका कैप्टन था कैप्टन विलियम हॉकिंस। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। 1609 में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से मुगल शाही दरबार में आज्ञा लेने के लिए भेजा था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को भारत के जो पश्चिमी तट है, जो सूरत है, गुजरात में जो सूरत है, उसमें क्या हुआ कि एक फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से इसको मुगल शाही जो दरबार थे वहाँ पे आज्ञा लेने के लिए भेजा गया। एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई थी। जब ये इजाज़त लेने गए कि अंग्रेज़ों ने जब इजाज़त लेने गए कि हमें गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री खोलनी है, तो इन्हें इजाज़त मिल भी गई थी, परंतु हुआ क्या, मुगल दरबार में पुर्तगाली अधिकारियों के दबाव से फरमान को वापस ले लिया गया। तो जो मुगल दरबार में पुर्तगाली अधिकारी थे, उनके दबाव में इस फरमान को वापस ले लिया गया। फिर क्या हुआ, 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। किसने? जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम ने सन 1609 में कंपनी को एक अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। कब? 1611 में। 1611 में क्या हुआ, जो मुगल बादशाह था जहांगीर, इसके दरबार में जो कैप्टन जो मिडलटन था, वह व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ, जिसके लिए उसको भेजा गया था। 1613 में जहांगीर ने सूरत में, जो गुजरात का सूरत है, यहाँ पे अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। किसने? जहांगीर ने। क्या हुआ, 1613 में गुजरात के सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। 1615 में इंग्लैंड के जो सम्राट था जेम्स प्रथम, इसका जो दूत था सर टॉमस रो, वह जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संधि करने पहुंचा। कौन पहुंचा? 1615 में इंग्लैंड का जो सम्राट है जेम्स प्रथम, इसका जो दूत है सर टॉमस रो, यह जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संधि करने पहुंचा और मुगल साम्राज्य के जो सभी भाग थे उसमें व्यापार करने एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। किसने? सर टॉमस रो। यह किसका दूत था? जेम्स प्रथम का। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की। तो जो दक्षिण भारत है, वहाँ पे अंग्रेजों ने जो है अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी है, इसकी स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के जरिए गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्व व्यापार करने की अनुमति मिली। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला। तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना जो पहला कारखाना है वह कब खोला? 1633 में उड़ीसा के बालासोर में। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मुंबई को प्राप्त कर लिया और 1687 में मुंबई को वेस्ट प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना दिया। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, जिससे मुगल सेना से उनका संघर्ष हुआ। परिणाम स्वरूप कंपनी ने सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम जैसे कारखानों में अपने अधिकार खो दिए। किसने?
अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने हुगली को जब लूटा तो मुगल सेना जो वहाँ थी उसने ने इसका संघर्ष किया और परिणाम स्वरूप कंपनी ने मसूलीपट्टनम, सूरत, विशाखापट्टनम जैसे जो कारखाने थे इन पे अपने अधिकार, इनके अधिकार खो दिए। अंग्रेजों द्वारा माफी मांगे जाने पर औरंगजेब ने उन्हें माफ कर दिया और 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने के बदले व्यापार के अधिकार दे दिए। किसने? औरंगजेब ने अंग्रेजों को। कोलकाता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कब किया? 1700 में। 1700 में कोलकाता को अंग्रेजों ने पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया। 1717। फिर 1717 में मुगल सम्राट फारुखशियर का इलाज जो है कंपनी के डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया। तो 1717 में मुगल सम्राट जो था फारुखशियर था, इसे कोई बीमारी हो गई थी, तो इसका इलाज जो है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन करके थे, इन्होंने क्या करा, उसका इलाज किया और वह सही हो गया। बाद में क्या हुआ, फारुखशियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। किसने? फारुखशियर ने अंग्रेजों को एक व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। अब ये फरमान में था क्या कि एक निश्चित वार्षिक कर यानी 3000 कर चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने और मुंबई में कंपनी द्वारा जो ढाले गए सिक्के हैं इनको पूरी तरह से मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। तो ये था इसका फरमान जो कि फारुखशियर ने अंग्रेजों के लिए जारी किया। 1774 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। कब से कब तक? 1774 से लेकर 1911 तक कोलकाता जो है वह ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। फिर आए डेनिसों का आगमन। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी। तो अब किसका क्रम आया? डेनिसों का। तो अंग्रेजों के बाद डेनिस 1616 में भारत आए। कब? 1616 में अंग्रेजों के बाद डेनिस भारत में आए। डेनिसों ने भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो जो डेनिस लोग थे इन्होंने भारत हो गया, श्रीलंका हो गया और जो दक्षिण पूर्वी एशिया थे के जो देश थे इनसे व्यापार करने के लिए डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डेनिसों ने 1620 में ट्रैंकोबार में और 1676 में सेरामपोर जो बंगाल में स्थित है में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो डेनिसों ने 1620 में ट्रैंकोबार में और 1676 में बंगाल के सेरामपुर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डेनिस कंपनियां भारत में व्यापार करने में असफल रही, जिस कारण इन्होंने 1745 तक जो अपनी सारी फैक्ट्रियां थी वे अंग्रेजों को बेच के चले गए। तो जो डेनिश लोग थे वो भारत में व्यापार करने में असमर्थ रहे। वे जो उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई थी उन्हें वो चलाने में असमर्थ रहे। तो इस कारण से उन्होंने 1745 तक जितनी भी डेनिसों की सारी फैक्ट्रियां थी वे सब अंग्रेजों को बेच के यहाँ से चले गए। फिर आए फ्रांसीसियों का आगमन। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एंड आखिरी में फ्रांसीसी। तो 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1664 में फ्रांस का जो सम्राट था लुई 14, उनके जो मंत्री थे कोलबर्ट, उनके प्रयास से भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया, जिसके कारण इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था। तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी इसका निर्माण जो है वो फ्रांस सरकार ने किया था, जिस कारण से इसे सरकारी व्यापारी कंपनी भी कहा जाता था। 1668 में फ्रैंकोइस कैरो ने
सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। कब? 1668 में फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। उसके बाद 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो 1673 में जो फ्रैंको मार्टिन था, इसने वलीकोंडापुरम के जो सूबेदार थे उस समय शेर खान लोदी, उनसे कुछ गांव प्राप्त किए, जिन्हें बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई नामक किला बनवाया। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाया। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाया और भारतीय भूक्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। किसने की? डुप्ले ने क्या किया? फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाया और जो भारतीय भूक्षेत्र थे इनको जो अर्जित करने के उद्देश्य से इसने जो भारतीय राजा थे उनके झगड़ों में भाग लेने वाली नीति भी प्रारंभ कर दी। डुप्ले ने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप किया और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। तो डुप्ले जो था उसने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप किया और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार किया, जिसे देखकर अंग्रेजों को गुस्सा आया और जिस कारण से परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक लड़ा गया। ये किस किस के बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था भारत में यूरोपियों का आगमन का क्रम। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।